सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजज़िया। मेरे साथ हैं मेरी को एंकर अलीना इलियास। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे बड़े अहम मौज़ू। एक तो वज़ीर-ए-आज़म दुशंबे में है, बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पे। SCO का ये एक सदारती इजलास है और वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर मौजूद हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने एक बात कही है कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम न करे, जबकि साथ ये ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान से मुसलसल राब्ते में हैं अमरीकी हुकाम और अपने मकासद के लिए हर बात डायरेक्टली उनसे कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप उनको कबूल ना करें। इस पर बात करेंगे और इसके लिए ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मारूफ सफारतकार हैं। इसके बाद हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, महंगाई में इजाफ़ा है, ख़ास तौर पर शुगर के हवाले से शाहिद असलम साहब हमारे स्पेशल बोल के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने एक स्टोरी लिखी है कि 540 दिन हो गए ये तहकीकात शुरू हुए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। और चीनी की कीमत जो है ये पहले से ऊपर चली गई है, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और कहा जा रहा है कि ये 127 रुपये किलोग्राम तक चली जाएगी। पॉलिटिकल जो हैपनिंग है वो बलूचिस्तान में हो रही है, वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद, क्या कहीं ये नुक्ता आगाज़ तो नहीं है? लाहौर में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे हमारे साथ, ये UIF के रहनुमा हैं, बड़े नामी ग्रामी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और सरफराज बुगटी जो मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है वो हमारे साथ होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के हवाले से, ख़ित्ते में एक नए ब्लॉक के हवाले से दो उसमें अहम चीज़ें हैं। एक तो 8 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स का पिछले हफ्ते इजलास हुआ यहाँ पर, और उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से एक बड़ा जो मुआहदा है वो हुआ। ये 8 ममालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, लेकिन अमेरिका और भारत इससे आउट हैं। रशिया है, चाइना है, ईरान है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? और दूसरी जानिब अमेरिका पाकिस्तान से ये कह रहा है कि तालिबान को ख़ुद उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ ना करे, कब तक ना करे, क्यों ना करे। वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक इंटरव्यू भी है जो उन्होंने दिया CNN को, उसके भी कुछ आपको हिस्से सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिलाली साहब। जी वालेकुम सलाम सनी साहब। जी ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि तालिबान की हुकूमत को न कबूल किया जाए, जबकि रिपोर्ट से आ रही हैं कि जिस वक्त काबुल में दाखिल हुए तालिबान तो उससे पहले अमेरिका उनके साथ राब्ते में था और अमेरिका ने उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें ये जो ज़िम्मेदारी थी काबुल के शहरियों की हिफाजत की, जब वो लेने से इनकार किया, यानी इन ए वे उन्होंने तालिबान से एग्री किया कि आप काबुल में आएँ और सबको प्रोटेक्ट करें, और तालिबान ने ये डिलीवर किया। लेकिन अब पाकिस्तान से बिल्कुल आज स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने ये बात कह दी है खुलकर कि तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम ना करे पाकिस्तान। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव है इस बात का कहने का? क्यों पाकिस्तान खुद तो राब्ते में है, उनसे काम भी ले रहा है, उनको एक तरह से अनऑफिशियली जब आप किसी से राब्ते में आ जाते हैं तो उसको रिकग्नाइज ही आपने किया, लेकिन पाकिस्तान को मना कर रहे हैं, क्या वजह है? ये अमेरिकनों को पूछना चाहिए। मैं तो ऐसे लॉजिक का तो कोई आई कांट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट। ये तो बेकार है, वही कर रहे हैं। देखिए इनकी बुरी आदतें हो गई हैं पाकिस्तान। ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान को कहेंगे, हाउएवर स्टूपिड, जितना कॉन्ट्रडिक्टरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान मानना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो मैं अभी पाकिस्तान नहीं माना तो आप क्या करोगे भाई? सैंक्शन करोगे पाकिस्तान को। इसलिए ये जो तालिबान आए हैं ये तो उनकी इजाजत से आए हैं। मैं नहीं कहता अमेरिकन इजाजत, मैं कहता हूँ फैसिलिटेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स उनको लाने में, उनसे बात करके उनको रिकग्नाइज किया है, उनको चाबी दिया है काबुल का।
तो अब वो कह रहे हैं हमें कि आप ना रिकग्नाइज करें, और हम मान रहे हैं ये बात। हम कह रहे हैं इंक्लूसिव ना, मैंने आपको कितने दफे प्रोग्राम में कहा ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, भाई आप बोल एक्सक्लूसिव। अब आप क्या एक दो ग्रुप्स तो लड़ गए हैं, बरादर लड़ गया है ये ओल्ड कमांडर्स के साथ, तो आप क्या पाकिस्तान जाके उनको कहेगा नहीं ब्रादर को भी रखो, ओल्ड कमांडर्स को नहीं रखो, फलाने को रखो? इट्स मैड, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। मैं समझता हूँ हमें वो करना चाहिए जो सही है, करेक्ट। और अच्छा। वो करेक्ट ये चीज है कि इनको रिकग्नाइज करो, इनका पावर है, इनका लॉ है, ये इंचार्ज हैं, ये कंट्रोल करते हैं, therefore you must recognize तालिबान। अच्छा, इसका कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि क्योंकि इस वक्त तालिबान प्रेशर में है, अब अमेरिका ने पैसे रोके हुए हैं और भी जो फंडिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही, और इन हालात में इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी तक तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा इजहार कर रहा है ताउन का, लेकिन अगर डिले होगा रिकग्निशन में अमेरिका के कहने पर, तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कोई थोड़ी एक दूरी आ सकती है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो कहीं अमेरिका ये तो नहीं चाहता कि दबाए पाकिस्तान को कि उधर नहीं आपने बात करनी, और मकसद ये हो कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच कोई थोड़ी दूरी पैदा हो? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हो सकता है, और क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है, अगर पाकिस्तान को अमेरिका ऑर्डर कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका का ऑर्डर मान रहा है, तो वो कहेंगे यार इनसे बात करना है, क्या फायदा, बेहतर हो कि अमेरिकनों से ही बात करें। ठीक हो गया। एब्सोल्युटली। हमें हमारा जो पॉलिसी है वो वाजे करना चाहिए। हमारा पॉलिसी शुड बी ऑन प्रिंसिपल, नहीं कि उनके इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, नहीं कि औरतों के राइट्स, अगर उन्होंने औरतों के राइट्स नहीं दिया तो रिकग्निशन के बाद आप प्रोटेस्ट करें, आप कहें कि इट्स अनएक्सेप्टेबल, आप रेजोल्यूशंस मूव करें उनके खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको रिकग्नाइज नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं अगर वो औरतों के राइट्स नहीं रिकग्नाइज करें कि उनका अथॉरिटी अफगानिस्तान में कम हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी वाइफ की ये नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्यादा नहीं चलता है घर पे, क्या एंड देयरफॉर आपको मानना नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया CNN को, उसमें उन्होंने बड़ा खुल कर किया बहुत सारे मामलात पर, और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि माजी के जो हुक्मरान थे जिस वक्त ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ, उनको बिल्कुल अमेरिका के आगे खड़े होना चाहिए था और उनको ये कहना चाहिए था कि हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं होता उस वक्त तो मैं आई वुड हैव डन दिस, कि मैं कहता कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, और मैं उनका कहने का मकसद ये था कि वो इस बात की इजाज़त नहीं देते। और तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब अभी जो तालिबान के हवाले से जो अमेरिका का प्रेशर है, तो ये तो जैसे आप भी फरमा रहे हैं ये बिल्कुल कोई पाकिस्तान के हक़ में ये बात नहीं है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी भी इस बात पर जिस तरह वो माजी का हवाला दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अमेरिका को कहें कि नहीं मैं रिकग्नाइज़ करूँगा तालिबान को क्योंकि ये सही है। क्या कहते हैं आप? समी साहब, मैं तो समझता हूँ बहुत से सारी चीज़ें उनको कहने थे जो उन्होंने नहीं किया। ये जो औरत उनके सामने बैठी हुई थी ये CNN की, इसको आप कहना था कि बात सुनो बच्चों, बात सुनो, अमेरिका का दोस्त हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। हिंदुस्तान जो है TTP को हथियार देती है, हिंदुस्तान जो है आईसिस को फंड, हिंदुस्तान जो है दाइश को ट्रेनिंग देती है। और हम TTP को कत्ल करते हैं, मारते हैं, आईसिस को मारना चाहते हैं, दाइश को हम मारना चाहते हैं। अब आप समझ गई हमारा कितना गैप है, कितना फर्क है। अब आप समझते हैं कि हमारा और अमेरिका का कोई एक ही हमारा कॉमन एनिमी है, एक ही, इन ऑल द पीपल हु आर फाइटिंग इन अफगानिस्तान एक कॉमन एनिमी है हमारा, और वो है अल-कायदा। हाँ, और हम अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, मगर साथ साथ वो TTP के खिलाफ
हिंदुस्तान उनकी जिगरी दोस्त और एलाई को रोके, आईसिस और दाइश को। अगर वो नहीं रोकते, वो नहीं करना चाहते और वो समझते हैं कि हम इन लोगों से मार खाते जाए साथ उनका भी काम करें, तो प्लीज गो बैक, ये लो मेरी गाड़ी है, चले जाए एयरपोर्ट। सही आपने फरमाया। अच्छा, वजीर आज़म ने अमेरिका का इस खित्ते के हवाले से जो उनकी समझ है या जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये चीज़ का ये सलूशन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका इग्नोरेंट है। मैं ज़रा वो जो कहा प्राइम मिनिस्टर ने, मैं आपको वो गुफ्तगू उनकी सुनवाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा को इनको कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या है। बड़ा ये मतलब अमेरिका को कहा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बात तो एक बड़ी बहादुरी से कही प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ, एक लिहाज से वो बेसिकली उनका मतलब था कहने कि जिस तरीके से तुम एक्ट कर रहे हो, लगता है ऐसा है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि अफगानिस्तान है किधर और वो बाशिंदे कौन है और कैसे हैं और उनका क्या प्रॉब्लम्स है। उनका मतलब ये था, एंड आई थिंक ही वाज राइट, बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं जी, फॉर गॉड सेक, आप सोचिए तो सही, गनी, कारजाई, अतमर, मुनीर, ये कौन थे? ये प्रॉक्सीज थे अमेरिका के। और हक्कानी और अफगान तालिबान ये हर वक्त हमारे साथ ठीक रहे हैं, इनका एसोसिएशन रहा है। तो एक तरफ ये चार हमारे दुश्मन अमेरिका के प्रॉक्सीज और दूसरे दो अमेरिका के दुश्मन हमारे साथ बिल्कुल ठीक उनका उनका रवैया था। तो ये दो मुल्क, क्या आप समझते हैं दे कैन बी अ मैरिज बिटवीन द टू इन अफगानिस्तान? मगर ये सब लोग कह रहे थे करो करो, और फौरन जैसे किया, इट बिकेम अ वेरी अनहैप्पी मैरिज। कब से मैं चीख रहा हूँ खुदा के लिए, ये अनहैप्पी मैरिज का एक ही नतीजा है डिवोर्स। मगर वो करने के लिए तैयार नहीं है, डरते, हम डरते हैं। और माफ करिए, ये सिविलियन लीडरशिप ख्याल में हमें एस्टेब्लिशमेंट इनको मदद करना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए आप अगर समझते हैं दिस इज द पब्लिक इंटरेस्ट, आप इलेक्ट होके आए हैं, गो अहेड, वी स्टैंड विद यू। जब तक एस्टेब्लिशमेंट ऐसी बात नहीं कहेगा, किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं होगा, दम नहीं होगा, कुव्वत नहीं होगी कहने के लिए कि ये ऐसे हम करेंगे। अच्छा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बिल्कुल, मैं आपको वो भी जो उन्होंने कहा कि अगर मैं होता उस वक्त, यानी हमारे जो हुक्मरान हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको वो अमेरिका के सामने खड़े हो जाती हैं और उनसे कहती कि नहीं ये बात गलत है, हम आपका साथ नहीं देंगे, और मैं अगर होता तो मैं यही करता। बड़ी एक हिम्मत से ये बात कही प्राइम मिनिस्टर ने। मैं चाहता हूं कि आप अगर सुन लें, बड़ी उन्होंने जो बात ये कही, वो शॉर्ट मेरा ख्याल है रेडी नहीं है। बहरहाल हिलाली साहब, जो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इंटेलिजेंस चीफ्स यहाँ पर जो इकट्ठे हुए 8 ममालिक के, और उसमें इंडिया और अमेरिका जो है उसमें आउट है, और ये खबरें आ रही हैं कि एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एक बनाया जा रहा है सार्क की तर्ज पर, और इस खित्ते में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, और ये बड़ी अहम पावर्स हैं, इसमें ईरान है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो वो फिर इस्तेमाल की जाएगी दाइश को पकड़ने के लिए। और जो दूसरी जो तंजीमें हैं उनको, उसमें टीटीपी भी होगी क्योंकि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की दुश्मन तंजीम है। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक तरह का पैरेलल एक ग्रुप यहाँ पे बन रहा है जिसमें इंडिया और अमेरिका जिससे आउट होंगे। बिल्कुल सही है, एक्सेलेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान और अमेरिका तो, जैसे मैंने कहा, मैंने 5 टेरर ग्रुप्स को नेम किया था, और उन 5 में से एक है अलकायदा, जिसमें हमारा और अमेरिका का कोऑपरेशन है टू एलिमिनेट। इंडिया का उसमें भी नहीं है, और दूसरों को तो इंडिया पनाह दे रहा है यार। 3 कैंप्स हैं इस वक्त, 300 लोग आईसिस के ट्रेन हो रहे हैं, और हमारी इंटेलिजेंस, आप वो डोसिए पढ़े ना जो दूसरा डोज दिन हुए हैं, किधर ट्रेन हो रहे हैं, कैसे ट्रेन हो रहे हैं, कैसे उनके क्या सिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान इज अ टेरर स्पॉन्सर, फुल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कैसे बचा हुआ है? इसलिए कि अमेरिका ने बचाया हुआ है। तो बाइडेन ने उनको कोऑप्ट किया है चीन के खिलाफ। भाई आजकल तो देखिए, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जंग चाहिए, और जब तक एक अच्छा एनिमी ना हो तो फिर फायदा नहीं है उनको पैसे खर्चना।
इस कॉम्प्लेक्स को रखने, और इस कॉम्प्लेक्स को रखना इसलिए जरूरी है। आज पहले आपने $10,000 इन्वेस्ट किया था बोइंग में, तो इस वक्त आपके वो $10,000 $1 लाख हो चुके होते। They are desperately interested in war. 14 साल है, 200 साल अमेरिका का हिस्ट्री में सिर्फ 14 ईयर वॉर। आपको क्या मैं बताऊं, आइजनहावर ने 1951 में तो वॉर किया था पब्लिकली, बी केयरफुल ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये तबाह कर देगा आपको। पढ़े वो स्पीच उसका। अच्छा ये बताइए कि ये जो ये हम समझें कि नया ब्लॉक बन रहा है इस खित्ते में और वो अमेरिका का मुकाबला करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो कल की खबर आ रही थी कि एक न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया ने इधर साउथ चाइना सी में उतारी है, अगरचे इसमें हथियार तो कन्वेंशनल होंगे बट इट कैन कैरी न्यूक्स, तो ये चाइना के साथ पंगा करने के लिए, तो इधर जो ये ब्लॉक बन रहा है जिसमें अमेरिका और इंडिया शामिल नहीं है, तो ये फिर एक नया ब्लॉक है इस खित्ते में। हम इसे ये समझ लें कि अब आगे जाके ये कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है। अगर ये बन रहा है तो इसलिए कि ये हिंदुस्तान और ये तो इधर स्टेबिलिटी नहीं चाहते। पाकिस्तान में इनको स्टेबिलिटी नहीं चाहते। स्टेबिलिटी ना हो तो पाकिस्तान की फ्यूचर ठीक नहीं है, इकोनॉमिक फ्यूचर डिजास्ट्रस है, सीटें खत्म है, BRI खत्म है, चीन का जो इतना एडवांटेज आता है ग्वादर के थ्रू वो नहीं होगा। गुड लॉर्ड, ये तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इधर पीस ना हो, राइट करेंगे इलाके को। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, अभी से बात हो रही है कि वो शायद वापस जाए अफगानिस्तान में, आने तो दें उनको, नंबर 1। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं फिर अलकायदा। अरे अच्छा, फिर अलकायदा अफगानिस्तान में जाके प्लान करेगा, मगर अलकायदा की प्लानिंग तो अमेरिका में हुई थी समी साहब, आप तो अमेरिका ठीक तरीके से जानते हैं। अब वो जो सऊदी थे वो तो अमेरिका में सब चीज प्लानिंग हुई है। सही बात है। वो अलकायदा तो इधर आया था वो पनाह लेने के लिए आफ्टर 9/11। ये पागल हो गया नहीं है कि वो अमेरिकन जो जॉइंट चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ माइली ने चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल को फोन करके कहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि ये बुश थोड़ा पागल, ये सॉरी क्या नाम है उसका, ये ट्रम्प पागल हो गया है आधा, तो मेहरबानी से ये मत समझे कि हम आपको अटैक कर रहे हैं। अगर आपने कुछ ऐसी चीज देखा और आपको शुबा हो कि ये क्या हो रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा प्रेसिडेंट, ये तो खैर उसने नहीं कहा कि हमारा प्रेसिडेंट, मगर ये पूरा किताब वुडवर्ड ने लिखा है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है पेरल जी, आज 2-4 दिन पहले छपी हुई है, उसे पढ़े तो सही जी। तो ऐसा दिखाता है कि अमेरिका पागल हो गया है। माने देखिए किस किस्म के लोगों को इन्होंने ये किया है, ट्रम्प और बुश। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो अफगानिस्तान पेपर्स उसकी जो विटलॉक की किताब है उसमें भी वो ये कहता है कि विंस्टन चर्चिल को कोट करके कि जो ट्रुथ है इट इज़ बेस्ट सेफ गार्डेड बाई द लाइज, तो वो उसका यानी झूठ जो है अमेरिकन पॉलिसी में वो कहता है कि वो बड़ा ज़रूरी है, सच को छुपाने के लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो लाइज हैं विच वी आर फेसिंग नाउ एंड विच दे आर एक्सपोज्ड लाइक आफ्टर सम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में सही बात करना चाहिए। ये पता नहीं, मेरे ख्याल में अगर जो भी हो, यू आर रिमेम्बर्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ एज इट इज। ये ज्यादा चालाकी करने की जरूरत बात नहीं है, मगर जिधर तक उसने कहा है इग्नोरेंट, बिल्कुल इग्नोरेंस है, मगर डिलिबरेटली इग्नोरेंट। ये मालाफाइडे इग्नोरेंस है, ये एक्चुअल वो ट्रू इग्नोरेंस वाले लोग होते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं चलता। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर डिलिबरेटली इग्नोरेंट, वो बनते हैं। अच्छा ये सही हिलाली साहब, इमरान खान साहब की एक बात तो ये है, मैं आपको वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली जो उन्होंने बात कही थी, मैं एक दफ़ा आपको सुनवाता हूँ, आप देखिए। तो हमें लगता है कि जहाँ पर वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो ही कम्स आउट वेरी स्ट्रांगली। तो हम ये फिर तवक्को तो रख सकते हैं कि ये जो प्रेशर है कि तालिबान को तस्लीम न करें, कि किसी अभी स्टेज पे आने वाले चंद दिनों में इमरान खान साहब इसको भी नो कर सकते हैं ओपनली एंड ही कैन गो फॉर द रिकग्निशन। आइए ज़रा वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली गुफ्तगू ज़रा मैं आपको दोबारा सुनवाऊँ।
हिलाली साहब, बहुत ही एक फर्म टोन है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ये बता रही है कि एज इफ ही बिलीव्स इन कि एब्सोल्युटली नॉट, नो इंटरवेंशन। ये लगता है आपको कि इतनी हिम्मत और ताकत से तालिबान रिकग्निशन का भी फैसला कर सकते हैं इमरान खान? देखिए, ये तो जो अब इस वक्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई है नहीं जो अलाउ करेगा। जो हमारे साथ हुआ है वो तो कोई भी नहीं अलाउ करेगा ना, इस किस्म की हरकतें, जिधर 70 और हजार पाकिस्तानी मर जाएं और 150 बिलियन डैमेज और आ जाए। जाहिर है किसी नहीं करना है। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी वो उस वक्त होती शमी साहब, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो हैं प्रोग्रेसिव इस्लाम सपोर्ट करते हैं, विमेन्स राइट्स जो है समझते हैं जरूरी है इस्लाम में, और ठीक इस्लाम नहीं है अगर विमेन्स राइट नहीं है, ये हमारा ख्याल है। एक और चीज रजिया सुल्ताना का देते, बिलखीस अल यमन का वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल देते, मैं तो वो, मगर ही शुड हैव सेड कि ये हमारा बिलीफ है, मगर हम वी आर नॉट आस्क्ड कि ये उधर होना चाहिए या नहीं, ये उनका काम है। अगर नहीं होगा हम कंडेम करेंगे, और अगर जाति तक पहुंच जाए तो हम और भी कंडेम करेंगे। क्या पता, वी माइट ब्रेक डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर इस तरीके से। वी आर टॉकिंग ऑन द बिजनेस ऑफ रिकग्निशन। रिकग्निशन इन्वॉल्व्स टेरिटरी कंट्रोल and the ability to impose your wish and the legality of your acts. ये तीन चीजें अगर हो तो you have to recognize भाई। You can't say आप अगली है तो मैं इसलिए आपको recognize नहीं करता, आप जाए प्लास्टिक सर्जरी करें। Tell you what is this? There is no principle behind this, इसलिए आप प्रेशर में लगे हैं अभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी आपने ये हिलाली ये बात कही है, और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये इसकी बुनियाद पर जो डिसीजन है वो बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन होगा। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने अपने इंटरव्यू में जो ख़वातीन के हवाले से जो सवाल था, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो ख़वातीन हैं अफ़गानिस्तान की वो बड़ी बहादुर ख़वातीन हैं, एंड लेट देम गेट देयर राइट्स बाय देमसेल्फ। उनमें इतनी अहलियत और कैपेबिलिटी है कि वो अपने राइट्स हासिल कर सकती हैं। और या वहाँ पर उन्होंने जो माजी में जिस वक्त तालिबान पर हमला किया गया, तो जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे उनके हवाले से इमरान खान ने बहुत फर्म टोन में ये बात कही कि उनको चाहिए था कि उस वक्त वो कहते अमेरिका को कि ये आपकी जो सोच है, ये आपकी जो पॉलिसी है, ये गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा ही करता। तो हम अब तवक्को करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, और तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करेंगे, क्योंकि ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए, ख़ित्ते के लिए। और जैसा हिलाली साहब ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर रिकग्नाइज़ करके रिलेशनशिप में उनके साथ अगर आप हैं तो शायद उनको कन्विंस करने में आपको आसानी होगी और वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करवा सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं तो शायद असलम हमारे साथ होंगे, और वो जो स्टोरी जो 540 दिन हो गए अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, और माफिया कितना मजबूत है, और इंतज़ामी कैपेबिलिटी जो है इस गवर्नमेंट की पिछले 3 साल में उसका क्या उसका इजहार हुआ, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और एक जो बड़ा एक अहम मसला इस वक्त है वो है इस हुकूमत की कैपेबिलिटी कि करप्शन को ख़त्म करना है, महंगाई को ख़त्म करना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, लेकिन कैपेबिलिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू हम सुनते हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, उनकी इंटेंशन से भी लगता है कि वो मामलात को सही करना चाहते हैं, लेकिन जब हम इदारों की परफॉर्मेंस को देखते हैं, जब हम महंगाई को देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हैं, किसी तरफ भी नज़र दौड़ाते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत की जो टीम है उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान में जो जैसे शुगर की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ उसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब की मैं आपको 2 शॉट पहले सुनाता हूँ, फिर उसके बाद शाहिद असलम साहब हमारे नुमाइंदे हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बोल के उन्होंने आज एक स्टोरी की है कि कितने दिन हो गए जब से ये तहकीकात शुरू की गई हैं, लेकिन चीनी की कीमत तो
अपनी असल प्राइस पर आने को तो छोड़ें, जो उसकी प्राइस ऊपर जा रही है वो उसमें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 115 रुपये किलो अब है और 127 तक ये पहुंच सकती है। क्या कहा था सबसे पहले इमरान खान साहब ने 2018 में कि माफिया ने उनको किस तरीके से मजबूर किया कि उन्हें सब्सिडी देनी पड़ी? आइए सबसे पहले वो शॉर्ट सुनते हैं। अच्छा, मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि ये 18/8/2020 को उन्होंने ये कहा, रिबेट दिया, वो किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे, माफिया जो है वो कितना मजबूत है। लेकिन फिर उसके बाद 17/10/2020 को इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दी कि अब हमने सब कुछ पता लगा लिया एंड वी विल डू द राइट थिंग। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये आपने दोनों शॉर्ट सुने। अब FIA, हम सब ने सुना, FIA ने शुरू कर दी इन्वेस्टिगेशन, शुगर कमीशन बन गया। 560 दिन हो गए हैं, 560 दिन हो गए हैं ये सब चीज़ इनिशिएशन इसकी हुई। और लेकिन अभी तक क्या आपको पता है कि ये स्कैंडल जो है कौन इसमें मुलव्वस है, किसने ये सारी कीमत बढ़ाई? कोई गिरफ्तारी हुई है? कहीं पर किसी को पकड़ा गया है? किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है कि कोई कहीं पर कोई आपको नज़र आता है? 560 डेज़। तो शाहिद असलम साहब बड़े ज़बरदस्त हमारे ये रिपोर्टर हैं लाहौर में, इन्होंने इस पर स्टोरी पर काम किया है और इनके पास बड़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि किस तरीके से बड़े लोग जो बच जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की इंटेंशन होगी लेकिन FIA है या जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो रिज़ल्ट वो नहीं दे रहे जो उनको देने चाहिए थे। शाहिद असलम साहब, जनाब बताइए क्या आपकी फाइंडिंग है? समी साहब जी समी साहब, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मामला शुरू हुआ फरवरी 2020 में, जब कीमतें मुसलसल बढ़ रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर एक्शन लिया, नोटिस लिया, कमीशन बैठा। कमीशन ने अप्रैल मई में अपनी जो एक डिटेल फाइंडिंग थी वो शेयर की प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो उसको कैबिनेट में ले गए। जब कैबिनेट में मामला गया तो उन्होंने, कैबिनेट ने कहा इसको पब्लिक कर दें और साथ ही उसको उन फाइंडिंग में जो रिकमेंडेशन थे उन्होंने कहा कि इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है इसको स्टार्ट करें। जैसे ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की FIA ने, तो तब से लेके अभी तक तकरीबन 1.5 साल और 560 दिन से ज़ायद तकरीबन वक्त गुजर चुका है। तो FIA ने रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो दर्जनों लोगों को बुलाते हैं। कभी बैंकर्स आ रहे हैं, कभी SCCP के लोग आ रहे हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट के लोग, कभी शुगर मिलों के लोग आ रहे हैं, कभी सट्टा माफिया के लोग आ रहे हैं। तो 1.5 साल में उन्होंने किया क्या है कि 14 FIR की हैं उन्होंने। नवंबर 2020 में उन्होंने पहली FIR की जो शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज वगैरह पे हुई कि इन्होंने जी 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके साथ ही उसी रोज़ 14 नवंबर को ही FIR हुई जहांगीर तरीन साहब पे और उनके बेटे पे कि इन्होंने भी तकरीबन 3.5 अरब रुपए के करीब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब जैसे ही नवंबर में ये FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद मामला फिर ठप हो जाता है। बिल्कुल उसमें होना तो ये चाहिए था, जो प्रोसेस है, जो कोर्स ऑफ लॉ है कि आप मुल्ज़मान को पकड़ें, उनसे तफ्तीश करें और प्रोसिक्यूट करें उस केस को। लेकिन FIA ने अप्रैल 2021 तक बिल्कुल भी इनको ना शहबाज शरीफ साहब को और ना ही जो थे जहांगीर तरीन साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। जब FIA ने मार्च के एंड में 2 पर्चे मज़ीद दर्ज किए जहांगीर तरीन साहब पे, तो फिर इनको पहला नोटिस किया तलबी का, तो उन्होंने साथ ही जहांगीर तरीन साहब ने और उनके बेटे ने मुतल्लिका अदालत में वो पेश हुए और उन्होंने बुरी ज़मानत करवा ली। अब तब से लेके जो अब तक है FIA इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकी। मार्च में ही शमी साहब मैं आपको बताऊं कि मार्च में इन्होंने 10 मज़ीद पर्चे किए। वो शुगर माफिया के साथ जो लोग अटैच थे, सट्टा माफिया इन्होंने कहा उसको, जो गैम्बलर वगैरह भी हम उनको कह सकते हैं, कि उन पे इन्होंने 10 पर्चे भी किए। लेकिन अब बिलीव करें कि वो तकरीबन 35 से 40 लोग हैं। ये इतने बड़े जो शुगर मिल्स मालकान तो दूर की बात है, जिनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन भी है, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, कोई पार्टी है, कोई ग्रुप है या ग्रोह है, कोई धड़ा है। लेकिन जो माफिया, जो सट्टा के लोग हैं, जो इसमें गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, अब बिलीव करें उनमें से किसी एक बंदे को भी FIA अभी तक नहीं पकड़ सकी। इनसे तो वही पावरफुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वही इनसे पावरफुल है। इसमें पॉलिटिकल लोग और जो कारोबारी लोग हैं वो तो दूर की बात है। तो इसका मतलब है शायद इसका मतलब तो ये है, शायद इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुफ्तगू की कि हमें सब्सिडी इसलिए देनी पड़ी कि वो जो किसान थे उनको पेमेंट्स रुक जाती, तो वो जो माफिया है वो तो इतना स्ट्रॉन्ग है
कि वो जो टीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो इन चीज़ों को हैंडल कर रही है, वो टोटल इसका फेलियर है। वो ना किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। या तो जी, इसमें समी साहब दो चीज़ें ही हो सकती हैं, या तो फिर इस टीम का फेलियर है, या गवर्नमेंट का यानी फेलियर है, टीम का फेलियर है, या फिर ये मुबैना तौर पर मिले हुए हैं उनके साथ। इसमें तीसरी बात तो कोई नहीं हो सकती। ज़्यादा देखें, ज़्यादा एक चीज़ हो सकती है, या मिले हुए हैं या फिर मिले हुए, यानी वो जो टीम है वो मिली हुई है और वो इन लोगों के साथ जिस तरीके से मामलात को हैंडल कर रहे हैं, उससे ये कभी भी ना चीनी की कीमत को कम करा सकते हैं, ना कभी किसी चोर को पकड़ सकते हैं। चीनी की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब तो डेफिनेटली ये है कि इनकेपेबल है। दो तीन चीज़ें हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए हुआ क्या है, अब मनी लॉन्ड्रिंग के इन्होंने पर्चे तो दर्ज कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा जो है ये एक मुश्किल टास्क है इन्वेस्टिगेट करना। ये इसमें साबित करना पड़ता है आपको कि एक क्राइम पहले हुआ है और फिर उस क्राइम से जो अमाउंट रिकवर हुई है, जनरेट हुई है, वो किसी अक्यूज़ ने उसको अपनी किसी लीगल फर्म में या लीगल बिजनेस साबित करना है ना, सीधी सी बात है, साबित करना है। तो दे आर अनएबल टू डू दैट ना, साबित करना नहीं कर सके साहब अलीना। और इसमें एफआईए की लगता है कि कुछ इनकैपेबिलिटी है एफआईए की, क्योंकि ये अब सवाल ये है अलीना, ये बड़ा जी आपकी बात बिल्कुल आपने सही कहा अलीना। इसमें बड़ी बात ये है कि टीम जो है वो मिली हुई है या उसके वो नाहल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये नाहल लोग हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो शाहिद बता रहे थे कि वो रोज़ाना कई लोगों को बुलाया जाता है, तो जो भी चक्कर लगा के जाता होगा वो कुछ दे के ही जाता होगा ना। एक कान खुल गई है आप, क्योंकि शुगर की कीमत तो बढ़ती जा रही है। मैं ये प्राइस देख रहा हूँ कि जो प्राइसेस हैं जिस पे 40 रुपए किलो उनकी कीमत है, कॉस्ट है उनकी, 50 रुपए किलो उनकी कॉस्ट है, लेकिन कभी भी ये 80, 90, 100 से कम पे बिकी नहीं। तो ये तो दो हाथ से लूट रहे हैं। व्हाट डू यू से? समी साहब, जो आपने बात की है ना इन इदारों के बारे में, ये बिल्कुल नाअहल नहीं है। ये सिर्फ इशारे के मुंतज़िर होते हैं। देखिए, अगर देना होता तो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा कौन दे सकता है, हमजा से ज़्यादा कौन दे सकता है। जब केसेस किए गए तो शहबाज शरीफ साहब पे किए गए, हमजा पे किए गए, जरदारी की जितनी भी बिलें हैं उनके ऊपर केसेस किए गए, फिर और भी बहुत से लोग जो शामिल हैं उनके भी केसेस हैं। बात यह है कि सिर्फ एक मखसूस लोगों को छोड़कर आपने बाकी सारों पे तो केसेस कर लिए, तब आपके ये इदारे जो हैं आपको कैपेबल भी लगते हैं, कार्रवाई करते हुए भी लगते हैं, हर चीज़ है। बात सिर्फ है इशारे की। अब जहाँ जिसके खिलाफ इशारा आएगा उसके खिलाफ जो है वो FIA भी मुतहरिक हो जाएगी, नैब भी मुतहरिक हो जाएगी, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के पता चलेगा कानून क्या है, बड़ी बात कही आपने, वही बात बिल्कुल ठीक है। आपने जो बात कही, अपोजिशन यही इल्जाम लगाती है कि ये, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं समी साहब इसमें कि देखें, इसमें जो वफाकी वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार, हाँ, और इसी तरह जो पंजाब के स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ लाई, उनके साहबजादे वो भी वफाकी वज़ीर बन चुके हैं, चौधरी मोनस लाई। देखें, अलायंस शुगर मिल के में इनके शेयर हैं, और अलायंस शुगर मिल भी उन 9 या 10 शुगर मिलों में थी जो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर एक बात की, उन पे कोई पर्चा नहीं हुआ, उन पे कोई FIR नहीं। चंदा एक सेकंड जरा बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। अलायंस में चौधरी मोनस अलाई के शेयर्स हैं, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। आप बिजनेस देखें, आप कवर करते हैं, किसी कंपनी में शेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी की हर बदअमाली में हिस्सेदार हैं। अगर आप उसको चलाने में, अगर आप उसके कंट्रोल में आप एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर आप उस पर आपके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है। अलायंस में चौधरी मोनस अलाई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनसे ये सवाल किया था चौधरी साहब से, उन्होंने वो जो उसके डिसीजन मेकिंग है, जो उसकी मैनेजमेंट है, हम उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो अगर उनका रोल नहीं है तो फिर उनके खिलाफ पर्चा कैसे दर्ज होगा? शाहिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यही तो बात है ना, ये चीज़ देखें, ये किसने करनी है? ये तो FIA ने इस चीज़ को प्रूव करना है ना, ये इन्वेस्टिगेट करना है कि चौधरी मोनस अलाई साहब का कोई रोल बनता है नहीं बनता, इसी तरह खुसरो बख्तियार साहब के भाई का कोई रोल बनता है कि नहीं बनता। ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन में साबित होगी, लेकिन उनके हवाले से, उस शुगर मिल के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही प्रॉपरली। और दूसरा, 88 मिल तकरीबन पाकिस्तान में, ये तो 8-10 मिलें हो गई। उसमें आपने शरीफ फैमिली को टारगेट कर लिया, आपने जहांगीर तरीन साहब को कर लिया। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने नहीं किया होगा, इन्होंने ये सारे इसमें जुर्म किए होंगे, लेकिन बाकी इतनी ज़्यादा मिले हैं, बाकी कारोबारी लोगों की मिले हैं, कुछ मीडिया मालकान हैं उनकी मिले हैं। तो बात यह है कि उनको कौन पूछेगा? FIA तो अभी यहीं इसी चीज़ से आगे नहीं निकल सकी। बहुत शुक्रिया शाहिद, इंपॉर्टेंट ये आपने इंफॉर्मेशन दी है। बड़ी ये स्टोरी है कि बड़ा सवाल ये है कि क्या ये FIA और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग जो हमारी एजेंसीज़ हैं, क्या ये उनकी नाअहलियत है, या जैसे अलीना ने एक बात कही कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनको कहा ही सिर्फ
गया चंद लोगों के आर्म ट्विस्टिंग का, तो लेकिन एक हकीकत अपनी जगह पर है कि 560 दिन हो गए, अभी तक ना चीनी की कीमत नीचे आई, ना जिन्होंने लूटा इस मुल्क को, नेशनल एक्सचेकर को, लोगों को, ना उनका तयन हो सका उनके नामों का। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो जो बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हलचल है, क्या उसके असरात पंजाब में भी आ सकते हैं, जहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दरमियान मामलात बेहतर नहीं रहे। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की हमेशा से उसमें एक गैर यकीनी का एलिमेंट रहता है। बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हो गई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कामयाब होगी। उससे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ये शुरुआत तो नहीं, ये जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक हैं उनका सीज़न तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम बहुत अरसा सुनते रहे चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आ जाएंगी, कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो ये सारे मामलात जो है ना वो चलते रहे। तो इस पे हम सबसे पहले तो कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, JUIF के रहनुमा हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने पुरुमीद हैं इस हवाले से कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि जो अपोजिशन है वो कहती है कि हमारे पास मतलूबा नंबर मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब तक माजी में कहा जाता है कि जो क़ुव्वतें नज़र नहीं आती, जब तक उनका साथ ना हो तो हुकूमत के ख़िलाफ़, सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो तहरीकें हैं उनकी कामयाबी का इम्कान कुछ कम ही होता है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बयान फरमाइए कि क्या देखते हैं आप, क्या होगा बलूचिस्तान में? देखिए, ये तो मामला गैब से ताल्लुक़ रखता है कि क्या होगा, और आप खुद फरमा रहे हैं कि जब तक वो पिया नहीं चाहे तो फिर कुछ नहीं होता। तो अब मुझे पिया की जो आपने दो सवाल जो वो रखे, उनसे बड़ा सवाल ये है कि पिया की चाहत इस वक्त क्या है। तो देखते हैं कि इसको मामला कहाँ पे जाते हैं। वैसे जो है ना एक चीज़ एक्चुअली और प्रैक्टिकली जो है वो बता दूँ कि लोग जाम साहब से खुश नहीं हैं। जाम साहब गवर्नमेंट उस तरह से रन नहीं कर पा रहे जिस तरह से रन करनी चाहिए। एक तो वहम ज़्यादा करते हैं, साथियों को अकोमोडेट नहीं करते, और उसमें उनमें पार्शियलिटी है। यानी मतलब अगर मैं उनके साथ हूँ तो मेरा काम हो सकता है, अगर मैं मुखालिफ MP हूँ या MNA हूँ, मैं मुखालिफ MP है क्योंकि मामला सूबे का, तो दिन जो है ना उनका काम किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता। तो जब आदमी गवर्नमेंट में बैठा होता है और इतनी रिजिडिटी होती है उसमें, तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम उसको आ जाते हैं। फिर उसमें भी जो है ना जो आपके साथ जो चल रहे हैं उनमें भी जो है ना कौन दिल से साथ है और कौन दिल से साथ नहीं है, ये जाम साहब ने ये लाइनें भी लगाई हुई हैं। तो जब इस तरह की लाइनें विद इन गवर्नमेंट लगी होंगी कि एक शख्स A को जो है ना वो ज़्यादा अकोमोडेट करना है, B को उससे कम करना है और C को नहीं करना, तो जब इस तरह की बातें विद इन गवर्नमेंट भी होंगी तो ज़ाहिर है नाराज़गियाँ होंगी, लोगों के दिल जो है ना वो उनके साथ नहीं है। अब देखें कि दिल तो उनके साथ नहीं है, तलवारें निकालते हैं या नहीं निकालते, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, दिल तलवारें निकल आएंगी? अपनी पर्सनल तलवारें कभी कभी जोर से, हाँ कभी कभी जोर से वापस न्यामों में डलवा दी जाती है ना, जोर से जहाँ से डलवाई जाती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारा गिला तो इसी पे होता है कि ये जोर जो है ना, ये जोर वाला मामला ख़त्म कर दें, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें, ताकि जो है ना ये आपस में लोग लड़ के एक दूसरे से डिबेट करके किसी एक नतीजे पे पहुँचे, और उसके नतीजे में उसका जो रिजल्ट होगा ना उस पॉलिटिक्स का, तो वो फिर अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदे का बायस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बातें कही। उन्होंने कहा कि जब निकल आती हैं बाज़ औक़ात न्यामों में ज़बरदस्ती डलवा दी जाती हैं और बाज़ औक़ात वो काम कर जाती हैं। अब सेनेटर सरफराज बुगटी, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुक्मरान जमात है इस वक्त बलूचिस्तान में, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी जमात किस तरह करेगी, क्या जाम कमाल साहब के साथ खड़ी होगी। बुगटी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बुगटी साहब ये बयान कीजिए, अभी हम कामरान मुर्तज़ा साहब से बात कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, JUIF के रहनुमा हैं। ये उन्होंने कहा कि लोग नाराज़ हो गए हैं ज़्यादा, तो जो उनकी अपनी पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, उसमें भी नाराज़गी है जाम कमाल साहब के साथ लोगों की। देखिए, बुनियादी तौर पे तो अपोजिशन ने एक तहरीक जमा कराई थी। उस तहरीक के बाद जब चीज़ें अनफोल्ड हुई तो जिसको काउंटर करना था, जो एक चैलेंज था बलूचिस्तान आवामी पार्टी के लिए, तो मालूम पड़ा कि कुछ हमारे MPAs हैं, उनकी भी कुछ नाचाकियाँ हैं, कुछ नावशी है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से। तो उस सिलसिले में विद इन पार्टी जो है वो डायलॉग का सिलसिला चल रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट के वोटा हैं और इस वक्त भी एक डिस्कस चल रही है, तो हम विद इन पार्टी अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। दिस इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। अच्छा भुट्टी साहब, एक जो यहाँ पर जो इनसाइडर्स हैं, अभी ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस बात का थोड़ा सा इंदिया दिया कि जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो बाज़-औक़ात इशारों पे चलती है। तो क्या आपने भी कोई देखा वहाँ पर कोई बलूचिस्तान में कोई इशारा वगैरह तो नहीं आ रहा कहीं से? देखिए, ये तो परसेप्शन है, रियलिटी इससे कोई नहीं है। ये तो हमेशा हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इन्होंने एक किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी हमारे सामने है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये तो सिर्फ बातें हैं। अच्छा, आपने कहा सादिक संजरानी साहब बड़ी उनकी एक मोतबर शख्सियत है और बहुत सारे जो इस तरह के क्राइसिस थे उनमें हमने देखा माजी में बड़ा उनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है और बड़ा इफेक्टिव रोल रहा है। और हो सकता है कि अभी अगर वो बातचीत कर रहे हैं मेंबरान से तो वो उनको कायल करने में कामयाब हो जाएं जाम कमाल साहब की हमायत के लिए। एक और बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस में, भले उनका कोई मेंबर हो या ना हो, वो रहा है जरदारी फैक्टर। जब पिछली गवर्नमेंट जब वहाँ पर गिराई गई थी, तो अभी कोई जरदारी फैक्टर आपको नज़र आ रहा है इस सारी गेम में? देखिए, पिछली गवर्नमेंट में भी आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, उसमें भी जरदारी साहब का कोई किरदार नहीं था और इसमें भी जरदारी साहब का कोई किरदार नहीं है। ये विद इन अपोजिशन की तरफ से एक तहरीक है और हमारी जो पार्टी है विद इन पार्टी, हमारे कुछ दोस्त नाराज हैं, हम उनके साथ अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जरदारी साहब तो हमेशा ये क्लेम करते रहे कि देखें हमने बलूचिस्तान में तो गवर्नमेंट हमारे को मेंबर थे या नहीं, लेकिन हमने तो गवर्नमेंट को वहाँ पर फारिग कर दिया। और फिर जो दूसरी जमातें हैं उनके कायदीन ये इल्ज़ाम लगाते रहे जरदारी साहब के कि सब कुछ ये आपने किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब का कोई इसमें हिस्सा नहीं। बहरहाल क्योंकि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, यकीनन आप बेहतर जानते होंगे, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि ये मामला संजरानी साहब हल कर लेंगे? इंशाअल्लाह संजरानी साहब की बात में बलूचिस्तान में एक वज़न है और उनको बड़ा एक एहतराम का मुकाम है, तो वो जब आते हैं तो यकीनन लोग उनकी बात को इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो और इख्तिलाफ से राय जमहूरियत का हुसन है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह ताला ये मामला हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सरफराज बुगटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलीना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। सादिक संजरानी साहब गए हैं वहाँ पर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका जाना ही एक इशारा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस, क्या ये कुछ सीज़न शुरू होने लगा है? क्या इसके असरात पंजाब तक भी आएंगे? क्योंकि जो चौधरी सरवर साहब हैं उनका जो मामला है वो बड़ा इस वक्त लग रहा है कि जो ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात मुतासर हो चुके हैं और जो पिछला दौरा लाहौर था कल शायद, उसमें गवर्नर की और प्राइम मिनिस्टर की कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, अभी सरफराज बुगटी साहब ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा बहुत से अपने MPs जो हैं वो भी नाराज़ हैं और सादिक संजरानी साहब की अपनी एक हैसियत है, उनकी एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। और अब आप ये देखिए, जाम कमाल साहब तो चीज़ों को उस तरीके से टेक केयर नहीं कर रहे जिस तरीके से सादिक संजरानी साहब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इख्तलाफात तो बड़े खुलकर सामने आ गए हैं। जब अपने MPs खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खुश नहीं है जो भी वहाँ के वज़ीर आला साहब जाम कमाल साहब कर रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन हम देखते हैं समी साहब पंजाब में। अब देखें ना, अलीम खान साहब चले गए, JKT चले गए, अब उसके बाद अगर शामिल हो जाते हैं आपके जनाब सरवर साहब, तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, एक चंक है। अब
बात सिर्फ यही आती है कि अगर पंजाब में हमें तब्दीली लानी है तो वो तो तब्दीली तब तक नहीं आ सकती जब तक कि दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात जो है वो उनके साथ मिल ना जाए। अब उसकी क्या सूरत हाल है वो हमारे सामने ही है। ग्रेजुअली बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो एक पेज पर हैं और कोई ऐसे इनके दरमियान में इख्तलाफात भी नहीं है, लेकिन अभी भी वो जो आपस में इख्तलाफात हैं उनके हवाले से क्या सराइयाँ हो रही हैं। अपने पंजाब में कोई तब्दीली लेकर आनी है तो उसके लिए अपोजिशन नून लीग के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन जो वज़ीर आला हैं पंजाब के वो हरकत में आ गए हैं। वो आज गए हैं समड़ियाल सियालकोट का दौरा किया। मेरे पास ये एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समड़ियाल, MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, इनको मुअत्तल कर दिया है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल सियालकोट, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर सियालकोट, DHO सियालकोट, XCN आबपाशी मराला सब डिवीजन, DSP डस्का, DSP ट्रैफिक सियालकोट, सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट, असिस्टेंट सुपरडेंट वुमेन डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट, चीफ ऑफिसर MC पसरूर, चीफ ऑफिसर MC डस्का, सब रजिस्ट्रार रूरल सियालकोट, सारा ज़िला मुअत्तल कर दिया आज जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो ये तो वही स्टाइल है जो हम देखते थे शहबाज शरीफ साहब करते थे। इससे पहले ये पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल स्टाइल था, खुली कचहरियाँ और लोगों की शिकायत पर मुअत्तलियाँ। तो अब तो बुज़दार साहब ने भी ये काम शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब और उस्मान बुज़दार के स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखें शहबाज शरीफ साहब के अगर आप दौर को देखें तो इतने IGs नहीं बदले हैं और ना ही इतने चीफ सेक्रेटरी बदले हैं। कल आप परसों चौथ प्रोग्राम में एक बात कर रहे थे कि शायद जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी को के दम पर चलना चाहती है। मैं ये नहीं समझती। पंजाब में जो इन्होंने हाल किया ब्यूरोक्रेसी का, आपके IGs देख लें, आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन अगर आज जो मुअत्तलियाँ की हैं उन्होंने, जिसमें लोग अगर लोगों की शिकायत पर ये की हैं, तो ये तो फिर इट टेल्स यू कि अभी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल एक डिफरेंट मोड में चले गए। सर अपेरेंटली लग रहा है कि लोगों की शिकायत है, लेट द टाइम कम, मजीद ये चीज़ें जब एक्सप्लोर होंगी, विजिबल होंगी, फिर ही पता चलेगा लोगों की शिकायत थी या किसी MNA MPA की कोई वो था मसला था, उसके बाद पूरे MPA MNA के मसले पे पूरा जिला तो मुअत्तल नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं कर सकते? स्टंट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बहरहाल ये एक बड़ा कदम है। इसके असरात क्या आते हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी को कोई मैसेज जाता है इससे? लोग अपने दफातर में हाजिर होंगे, काम करेंगे कि वो जो करप्शन का कल्चर है कुछ उसमें थोड़ा खौफ पैदा होगा, क्योंकि बेसिकली लग मुझे ये रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब यही चाहते हैं कि लोगों में ये खौफ हो कि चीफ मिनिस्टर किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है और अगर कोई शिकायत करेगा तो उसकी जॉब जा सकती है। यही वो ख़तरा है जो ब्यूरोक्रेट्स को काम करने पर मजबूर करता है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल प्रोफेसर गनी जावेद के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि कल जुमा है और तज्ज़िया में फिर जो सितारों की, जो प्लैनेट्स की अटकेलियाँ हैं उनका हम जिक्र करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।